मैं हूं विजय शंकर पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है एनडीटीवी इंडिया। दुनिया में आजकल बहुत हलचल है। आज ही ईरान के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। इजराइल और अमेरिका का तनाव चल रहा है, जंग के हालात हैं और ऐसे में उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश की स्थिति आपको पता ही है कि बांग्लादेश में शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद स्थितियां वहां भयंकर हैं। ताकत एक ऐसी चीज़ है कि जब आती है तो सिर पर चढ़ जाती है। यह इंसानों के साथ साथ देशों पर भी लागू होता है। आखिर सभी देशों को इंसान ही चलाते हैं। कई बार इस तरह के दावे दुनिया के विभिन्न मीडिया के रिपोर्ट्स में हर किसी ने पढ़ी या देखी होगी, लेकिन उस पर यकीन कर पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। हाल फिलहाल बांग्लादेश में जो हुआ उसके पीछे चीन, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक के नाम आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे कोई देश दूसरे देश में विद्रोह को इतना मुखर कर सकता है कि सरकार ही गिर जाए। अगर सच में वो ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं? उन्हें किसी देश को अस्थिर कर क्या फायदा मिलता है? सभी देश अपने यहाँ दूसरे देशों पर जासूसी करने के लिए खुफिया एजेंसी बनाकर रखते हैं। इसका मकसद दूसरे देशों पर नज़र रखने के साथ साथ उनकी गुप्त बातों के बारे में जानकारी रखना और खतरा होने पर गैर कानूनी तरीके से जवाबी हमला करना होता है। आमतौर पर सभी देश सीधे सीधे युद्ध करने से बचते हैं और वे अपने जासूसों की मदद से दूसरे देशों पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। विकिलीक्स ने दावा किया था कि आपातकाल के दौरान, ये 1975-77 की बात है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर पर अमेरिकी जासूस मौजूद था। इस जासूस को अमेरिकी दूतावास ने इंदिरा गांधी के घर भेजा था। यह जासूस अमेरिका का था या भारतीय था, इसकी जानकारी विकिलीक्स ने नहीं दी थी। इसी तरह वासिली मित्रोखिन की किताब मित्रोखिन आर्काइव 2 के अनुसार इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान भारत सरकार के पुलिस, विदेश, रक्षा, विदेश सहित खुफिया विभाग तक में रूस के केजीबी के जासूस मौजूद थे। इन्होंने करोड़ों रुपए नेताओं को उस समय के दिए थे। ये जब खुलासा हुआ इस किताब के आने के बाद तो भारत में हंगामा मच गया था। इन उदाहरणों से साफ है कि भारत सहित हर देश में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन के जासूस काम करते हैं। यह नेताओं तक को अपना एजेंट बना लेते हैं और उसके बदले उन्हें बड़े पैमाने पर फंडिंग करते हैं। राजनीतिक दलों में जब कटुता और सत्ता लोलुपता हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये विदेशी ताकतों की उंगली पकड़ लेते हैं और उनके माध्यम से अपनी सरकार या विपक्ष को टारगेट करते हैं। इसके अलावा एनजीओ, छोटे मोटे संगठनों को भी फंडिंग के माध्यम से ये जोड़े रखते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये इनका इस्तेमाल प्रदर्शनों, धरने और आंदोलनों के जरिए किसी भी देश की सरकार को घेरने में करते हैं। ताकतवर मुल्क अपने फायदे के हिसाब से अन्य देशों की नीतियाँ चाहते हैं। जैसे बजट ऐसा बने कि इन ताकतवर देशों के सामान बिके हर देश में, इनके दुश्मनों से सभी देश दूरी बनाकर रखें और इनके कहने पर उनकी निंदा करें, उनकी खिलाफत करें, जिससे इनका दुनिया में दबदबा कायम रहे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस दोनों बराबरी के ताकतवर मुल्क बन गए थे। दोनों अपने अपने खेमे में आने के लिए दुनिया के अन्य देशों पर दबाव डालते थे। इसी के चलते दुनिया भर में, आपको याद होगा, कई युद्ध हुए, कई सरकारें उस समय गिर जाती थी। 80 के दशक के अंत तक सोवियत संघ, रूस का जो बड़ा रूप था कई देशों को मिलाकर, सोवियत संघ आर्थिक तौर पर कमज़ोर पड़ने लगा। उसमें शामिल अन्य देश टूट गए और रूस कमज़ोर हो गया आर्थिक तौर पे। इसी समय चीन ने उभार लेना शुरू किया और आज यह स्थिति है कि चीन और रूस दोनों अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं। अमेरिका के साथ नाटो है तो रूस और चीन एक मंच पर हैं। अब फिर से चीन और रूस अमेरिका को घेरने में लगे हुए हैं। तो अमेरिका और नाटो, रूस और चीन को इसी खींचतान में बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार गिर गई। अब आपको लग रहा होगा कि सिर्फ ये बांग्लादेश में ही हुआ, नहीं, इसका इमरान खान ने भी बता दिया था कि पाकिस्तान में भी ऐसा हो चुका है। 3 अप्रैल 2022 को इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहते हुए आरोप लगाया था कि वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू
अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनकी सरकार को गिराने की विदेशी साजिश में शामिल थे। नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष द्वारा विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किए जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेताओं की बैठक को कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान भी यह पाया गया था कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए देश की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप का प्रयास किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी विदेश विभाग में दक्षिण एशियाई मामलों को देखने वाले शीर्ष अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड उनकी सरकार गिराने की साजिश में शामिल थे। पाकिस्तान के विपक्षी दलों के नेताओं ने खान के आरोप को जाहिर तौर पर बेबुनियाद करार दिया और अमेरिका ने भी खारिज कर दिया। 9 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के विदेश मंत्री के तौर पर अपना अंतिम दिन होने की संभावना को स्वीकार करते हुए कुरैशी ने पाकिस्तानी संसद में कहा था कि पाकिस्तान आज ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है और अब लोगों को यह फैसला करना है कि वह एक आज़ाद देश में रहना चाहते हैं या गुलाम बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान का विदेश मंत्री होने के नाते मैं इस बात को रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि विचार विमर्श के बाद पाकिस्तान के बेहतर भविष्य के लिए रूस यात्रा का निर्णय लिया गया था और ऐसा यूक्रेन में उपजे हालात से कई महीने पहले किया गया था। कुरैशी ने आगे कहा, हमारे हटने से पहले मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष को फ़ोन कर हमें फरवरी में प्रधानमंत्री इमरान खान की रूस यात्रा को लेकर आगे नहीं बढ़ने को कहा था। उन्होंने कहा, दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि एक संप्रभु राष्ट्र अन्य देशों से निर्देश प्राप्त करे और कौन सा स्वतंत्र देश ऐसे निर्देशों को स्वीकार करेगा। एक और उदाहरण, बांग्लादेश में ये जो अनरेस्ट हुआ है उससे पहले मई 2024 में ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहते हुए शेख हसीना ने दावा किया था कि एक देश ने उन्हें प्रस्ताव दिया था कि अगर वह बांग्लादेश के इलाके में एयर बेस बनाने की इजाज़त देती हैं तो उन्हें बिना किसी परेशानी के दोबारा चुनाव जीतने का मौका दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा था कि उन्हें ये ऑफ़र एक वाइट मैन से आया था। शेख हसीना ने यह भी दावा किया कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को काट कर ईस्ट तिमोर जैसा एक ईसाई देश बनाने की साजिश चल रही है। उन्होंने उस वक्त कहा था कि उनकी सरकार हमेशा संकट में रहेगी, लेकिन इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब उनसे वाइट मैन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मैंने उनसे साफ कह दिया है, मैं राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हूँ। हमने अपना मुक्ति संग्राम जीता है। मैं देश का कोई हिस्सा किराए पर देकर किसी दूसरे देश को सौंपकर सत्ता में नहीं आना चाहती। पहले क्या होता था कि अमेरिका कई युद्ध लड़ चुका है। जब उस पर हमला हुआ था ट्विन टावर पे, उसके बाद उसने अफ़गानिस्तान से लेके इराक से लेके कई देशों में हमले किए। रूस ने भी कई देशों पे हमले किए। अब जैसे रूस सीधे सीधे लड़ रहा है किससे? यूक्रेन से। अमेरिका जो है ईरान से लड़ने को खड़ा हो गया है। लेकिन अन्य देशों पे जहाँ सीधी लड़ाई नहीं हो सकती है, वहाँ जासूसों की मदद से और फंडिंग के जरिए वहाँ अनरेस्ट पैदा किया जाता है और वहाँ की सरकारें गिराई जाती हैं। धन्यवाद।